नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा जो 4 अगस्त 2013 को मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, भू संपर्कन का मुख्य प्रयोजन क्या है, यानी अर्थ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखो, दोष से बचाना, यह धारा को परिपथ में प्रवाहित होने देता है, यह ऑपरेटर को बिजली के झटकों से बचाव करता है, यह धारा को परिपथ में प्रवाहित होने से रोकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह ऑपरेटर को बिजली के झटकों से बचाव करता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि यह जो ऑपरेटर है यानी परिचालक है उसको बिजली के झटके या आघात लगने से बचाव करता है। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिपथ का सक्रिय तत्व है, यानी परिपथ का सक्रिय तत्व कौन सा है। धारा स्रोत, प्रतिरोध, प्रेरकत्व धारिता और धारिता। तो जो आर एल और सी है ये तो निष्क्रिय तत्व, बाकी सक्रिय, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा स्रोत। यानी परिपथ का सक्रिय तत्व के बारे में पूछा है तो धारा स्रोत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका तो होगा कि जो धारा स्रोत लगा रखा है हमने वो सक्रिय तत्व होगा। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है, यानी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी का समान भार होता है, तो सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग समान होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से 1840 या 45 गुना हल्का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक होता है, यानी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, शून्य। शुद्ध कैपेसिटिव कहो चाहे शुद्ध इंडक्टिव कहो, इनका जो शक्ति गुणांक होता है वो शून्य होता है, जबकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है। तो शुद्ध धारिता सर्किट का शक्ति गुणांक क्या होगा, शून्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। किस में है देखो, डी ऑप्शन में देखो शून्य। तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई है, यानी विद्युत ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है, KWH, किलो वाट आवर, या इसे हम यूनिट कहते हैं। तो या तो KWH कहो या यूनिट कहो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, KWH यानी किलो वाट आवर। सी ऑप्शन इसका सही होगा कि ऊर्जा की माप की इकाई क्या होती है, KWH, किलो वाट आवर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में 500 लपेटन या सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 लपेटन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, एक का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटन की संख्या क्या है, एनपी बराबर है 500 टर्न्स, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटन की संख्या कितनी है, 50 टर्न्स। तो के का मान क्या होगा, के बराबर क्या होता है, एनएस बटा एनपी। एनएस का मान कितना है 50, एनपी का मान कितना है 500। 0 से 0 5 का भाग 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 10। या इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान क्या हो जाएगा, 0.1। किस ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में देखो। तो राइट आंसर हो गया डी, 0.1। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपूर्ति की मानक आवृत्ति है, यानी जो भारत के अंदर जो आपूर्ति है इसकी मानक आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, यानी 50 चक्र प्रति सेकंड। कई बार पूछ लेते हैं इसमें प्लस माइनस की कितनी छूट हो सकती है, प्लस माइनस 3% उतार चढ़ाव हो सकते हैं, यानी आपूर्ति में 3% कमी या अधिकता हो सकती है। तो मानक आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो किसमें, सी ऑप्शन में देखो तो 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्टेशन जिसमें ईंधन की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है वह है, यानी वह कौन सा शक्ति स्टेशन है जिसमें ईंधन की सबसे कम आवश्यकता होती है। ऑप्शन देखो, तापीय ऊर्जाघर, डीजल ऊर्जाघर, जल विद्युत शक्ति, नाभिकीय ऊर्जाघर। जो नाभिकीय ऊर्जाघर है इसमें सबसे कम ईंधन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो गया डी, नाभिकीय ऊर्जाघर। अगला क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व एवं चुंबकीय बल के मध्य का ग्राफ किस नाम से जाना जाता है, यानी फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व और
ये तो हो गया फ्लक्स घनत्व है, और चुंबकीय बल ये हो गया चुंबकीय बल। इनका जो ग्राफ बनाया जाता है इसे हम बी एच कर्व कहते हैं, यानी बी एच वक्र कहें या कर्व कहें तो बी एच वक्र कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी एच वक्र किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, बी एच वक्र। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में आबद्ध है, यानी लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? क्या कह रहा है कि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। यानी जितने मान के प्रतिरोध है उतनी संख्या में समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो हमेशा उनका कुल प्रतिरोध 1 ओम होता है। किस प्रकार से? यानी समांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध है तो आर टी बराबर होता है आर बटा एन। अब देखो यहाँ प्रतिरोध का मान क्या है? 10। प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है? 10, तो क्या हो जाएगा? 1। इसके स्थान पर यदि ये बोल दे कि 100 के 100 प्रतिरोध है, तो भी यही सूत्र होगा आर टी बराबर आर बटा एन। कितने प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। प्रतिरोध का मान कितना है? 100। प्रतिरोधकों की संख्या है 100, तो भी क्या होगा? 1 ओम आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम। तो इसका कुल जो प्रतिरोध होगा समान, यानी जो प्रतिरोध का मान है उतनी संख्या में प्रतिरोध लगा दिए समांतर क्रम में, तो हमेशा 1 ओम प्रतिरोध होता है। तो राइट आंसर हो गया 1 ओम, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर में सामान्यतः कितने पोल होते हैं? यानी टर्बो अल्टरनेटर, एक तो होता है हाइड्रो अल्टरनेटर, जो निम्न गति वाले होते हैं वो तो होते हैं हाइड्रो अल्टरनेटर, और जो उच्च गति वाले होते हैं वो होते हैं टर्बो अल्टरनेटर। तो इसमें क्या होता है? 2 या 4 पोल ही होते हैं। तो ऑप्शन देखो 20, 10, 8 या 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पोल। और यदि हाइड्रो के बारे में पूछ ले कि हाइड्रो अल्टरनेटर में कितने होते हैं, तो ज्यादा होते हैं, यानी 8 है, 10 है या 20 जो भी है वो होते हैं। तो राइट इसमें क्या है? टर्बो के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से होगा कि 2 पोल। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है? एमएमएफ। एमएमएफ की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न। यानी जो इसमें देखो क्या दे रखा है? वेबर दे रखा है। वेबर किसकी होती है? वेबर होती है फ्लक्स की इकाई। एम्पियर टर्न किसकी होती है? एमएमएफ की। टेस्ला किसकी होती है? फ्लक्स घनत्व की। तो इसमें एमएमएफ की मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर टर्न होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एम्पियर टर्न। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वाइंडिंग ज्यादा यांत्रिक एवं अग्नि संरक्षण देती है? यानी अग्नि और यांत्रिक आघात से सुरक्षा करने वाली कौन सी वाइंडिंग है? क्लिट वाइंडिंग है, बेटन वाइंडिंग है, या कंड्यूट वायरिंग है, या केसिंग कैपिंग वायरिंग है? तो जो कंड्यूट वायरिंग है वो यांत्रिक आघात और अग्नि से सुरक्षा प्रदान करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कंड्यूट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा होती है? ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा होती है? निम्न वोल्टता वाइंडिंग यानी निम्न एलटी साइड में? नहीं। एचटी उच्च वोल्टता वाइंडिंग में? सही है, यानी उच्च वोल्टता वाइंडिंगों में लपेटने की संख्या ज्यादा होती है। द्वितीयक वाइंडिंग में या प्राथमिक वाइंडिंग में? तो देखो स्टेप अप है, यानी स्टेप अप है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज्यादा होगी। स्टेप डाउन है तो प्राथमिक में वाइंडिंगों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये स्टेप अप है या डाउन है। तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि उच्च वोल्टता साइड है उसमें लपेटने की संख्या ज्यादा होगी। तो राइट आंसर हो गया बी, उच्च वोल्टता वाइंडिंग में। अगला क्वेश्चन है, आईईआर के अनुसार अंतिम उप परिपथ में अधिकतम लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यानी एक लाइट एंड फैन उप परिपथ है जिसके अंदर कितना वाट तक हो सकता है? तो एक लाइट एंड फैन उप परिपथ है, इसमें यदि बिंदुओं की संख्या पूछे तो बिंदुओं की संख्या तो 10, यानी बिंदु तो कितने हो सकते हैं? बिंदु तो 10। और वाटता में पूछे, शक्ति पूछे तो 800 वाट जो भी कम हो, यानी 10 बिंदु या 800 वाट जो भी कम हो। अब ऑप्शन देखो 1000 वाट, 2000 वाट, 500 वाट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 800 वाट। 800 वाट इन ऑप्शनों में दिया हुआ नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन देखो वोल्टता घटाना, गति पर नियंत्रण करना, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना, क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध डालना। तो जो स्टार्टर होता है वो डीसी मोटर स्टार्टर है, वो स्टार्टिंग के समय आर्मेचर में प्रतिरोध डालकर यानी वोल्ट धारा को नियंत्रित करता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? ऑप्शन देखो, ताम्र हानि को कम करने के लिए, कोर हानि को कम करने के लिए, एडी धारा हानि को कम करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एडी कवर करंट लॉसेज है, यानी भंवर धारा हानि है, इसको कम करने के लिए तो कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो कोर है वो सिलिकॉन की क्यों प्रयोग की जाती है, तो हिस्टेरेसिस लॉसेज को कम करने के लिए सिलिकॉन धातु प्रयोग की जाती है। इसमें कोर को लेमिनेटेड पूछा है, तो एडी धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया सी, एडी धारा हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का रोटर किस चाल पर चलता है? एक प्रेरण मोटर का जो रोटर होता है वो तुल्यकालिक चाल से हमेशा कम चाल पर चलता है। तो ऑप्शन देखो, तुल्यकालिक चाल पर चलता है, नहीं। तुल्यकालिक चाल के ऊपर चलता है, नहीं। तुल्यकालिक चाल से नीचे चलता है, सही है। बहुत कम चाल पर, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि तुल्यकालिक जो इसकी सिंक्रोनस चाल होती है उससे से कुछ नीचे चलता है, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, त्रिकला प्रेरण मोटर सामान्यतः प्रचलित होती है, यानी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसका जो शक्ति गुणांक क्या होता है? सामान्यतः इसका शक्ति गुणांक 0.8 होता है पश्चगामी, यानी 0.8 पश्चगामी पर चलती है। तो ऑप्शन देखो, 0.8 पीएफ अग्रता पर नहीं, 0.8 पीएफ पश्चता पर सही है, इकाई पर, एक बहुत कम पीएफ पर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा कि 0.8 पीएफ पश्चता पर सामान्यतः चलती है। तो थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है इसका जो शक्ति गुणांक होता है 0.8 पश्चगामी यानी लैगिंग होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फेज वाउंड प्रेरण मोटर का ब्रश किस चीज का बना होता है? यानी फेज वाउंड मोटर प्रेरण मोटर इसका जो ब्रश होता है, यानी जो ब्रश बने होते हैं मोटर के, वो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। ऑप्शन देखो, ढलवा लोहा, तांबा, कार्बन या स्टील। तो राइट आंसर हो गया सी, कार्बन के बने होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, यानी एक जो विद्युत मोटर है वो क्या परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एसी को डीसी में, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में तो जनरेटर परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में रेक्टिफायर परिवर्तित करता है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर परिवर्तित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो एक विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी जनरेटर का श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध लगभग होता है, यानी एक डीसी श्रेणी जनरेटर होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, मान लो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग होती है, तो ये पूछा है कि जो इस सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध है वो क्या होता है? इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग 1 ओम होता है। आर्मेचर का भी प्रतिरोध लगभग 1 ओम, यानी अधिकतम मान लो चाहिए तो लगभग 1 ओम होता है। फील्ड वाइंडिंग का भी 1 ओम होता है, इसका भी लगभग 1 ओम होता है। ऑप्शन देखो, 2.5 ओम नहीं, 0.1 ओम, सी में क्या है 10 ओम, डी में क्या है 200। तो इन ऑप्शनों को देखें तो बाद में बी ऑप्शन सही होगा कि 0.1 ओम लगभग होता है, जबकि वास्तव में सीधा पूछ ले तो 1 ओम होता है, यानी 1 ओम अधिकतम 1 ओम होता है, 1 ओम या इससे कम होता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न के आधार पर देखें तो बी ऑप्शन सही होगा कि 0.1 ओम। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है? यानी एक लेड एसिड सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व है वो किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन देखो, बैरोमीटर नहीं, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, हाइड्रोमीटर सही है, प्रेरोमीटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। यानी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हम काम में लेते हैं हाइड्रोमीटर, काम में लेते हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, हाइड्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक 8 पोल वेव वाइंडिंग डीसी मोटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी? यानी क्या कह रहा है कि वाइंडिंग कौन सी है? पोल, पहले तो देखो पोलों की संख्या क्या है, पोल बराबर है 8, वाइंडिंग कौन सी है, वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है 2 इंटू प्लस,
यदि सिंप्लेक्स है तो 2 × 1, डुप्लेक्स है तो 2 × 2, ट्रिप्लेक्स है तो 2 × 3, क्वाड्रप्लेक्स है तो 2 × 4। अब इसमें प्लेक्स के बारे में नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे कि सिंप्लेक्स है तो 2 × 1, तो समांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। तो यही पूछा है कि 8 पोल वेव वाइंडिंग में डीसी मोटर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी, 2। और यदि यही लेफ्ट वाइंडिंग होता तो यहाँ होता P × फ्लेक्स, और यदि सीधा ही पूछ लेता कि लेफ्ट वाइंडिंग है मोटर तो समांतर पथ कितने होते हैं, तो सिंप्लेक्स मानते तो P × फ्लेक्स यानी 8 × 1 बराबर 8 होता है यदि लेफ्ट वाइंडिंग होती तो। परंतु ये वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है तो समांतर पथ होंगे 2 × फ्लेक्स, यानी ये सिंप्लेक्स है, नहीं दे रखा तो हम सिंप्लेक्स मानेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2। तो राइट आंसर हो गया सी, 2। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी श्रेणी मोटर में भार धारा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है। यानी एक डीसी श्रेणी मोटर में भार धारा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होती है, यदि भार धारा में वृद्धि करते हैं यानी इसको हम भारित करते हैं, मोटर पर भार बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, चाल में कमी होगी, सही है। चाल में वृद्धि होगी, नहीं। अति संचरण, नहीं। पश्च ईएमएफ में वृद्धि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि डीसी श्रेणी मोटर के अंदर भार जो भार का मान बढ़ाया जाता है तो इसकी गति कम होती जाती है, यानी बिना भार पर उच्च गति होती है और भार पर परिवर्तित गति होती है, यानी जो जो भार का मान बढ़ाते हैं तो गति भी कम हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाल में कमी होगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित। ठीक है साथियों।